के टॉपिक में अगर कोई मसला है, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। हाँ जी, हाँ जी, बोले बोले। कोई ऐसी चीज़ जो अपने आपको लगता है कि सर ये ज़रा एक दफ़ा बता दें। गवर्नमेंट ग्रांट का बच्चों, ये जो टेबल है ना, ये जो पेज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस में कि जब आप फर्स्ट ग्रेड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अगले दिन पेपर है, तो पेपर से एक दिन पहले ये डॉक्यूमेंट आपको पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज करवा देगा 5 मिनट में। समझ लगी कि नहीं लगी? कल के दिन पेपर है और आज आप बैठ के रिवीजन कर रहे हैं FR1 की, तो IS-20 को अगर रिवाइज करना हो तो पहला पेज ही काफ़ी है। आपको दूसरा तीसरा चौथा पेज डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, ये इसकी समरी बनी हुई है। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ग्रांट की रीपेमेंट अगर करनी पड़ जाए तो क्या क्या तरीकाकार हो सकते हैं। तो सारी बातें समझ आ गई बच्चों? अच्छा जी बच्चों, एक चीज़ और रहती है हमारी कि IS-20 में अगर आपसे आई क्या पूछ ले, थ्योरी आ सकती है, MCQs आ सकते हैं। आपको पता ना आपके FR1 के पेपर में MCQs भी होते हैं। ठीक है, तो आपको MCQs आ सकते हैं, वो मैंने करवाने भी है खैर। लेकिन MCQs पेपर में आ सकते हैं, तो पूछा जा सकता है MCQs में कि बताओ गवर्नमेंट ग्रांट में क्या क्या चीज़ें हमने डिस्क्लोज करनी होती। ठीक है, तो ये बच्चों की 4 चीज़ें डिस्क्लोज करनी होती, इनको अच्छी तरह से आपने क्लियर कर लेना है। सबसे पहला कि गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी है, ओके, आपने ग्रांट को कैसे रिकॉर्ड किया है। मतलब दो अप्रोच पड़ी है ना आपने, कौन सी अप्रोच आपने यूज की है वो आपने बतानी है। यहाँ तक की बात लगी? डायरेक्ट अप्रोच है या इनडायरेक्ट अप्रोच है, पहली बात तो आपने ये बतानी है। तो अगर तो डायरेक्ट अप्रोच है बच्चों, तो उसके बारे में ये वाली लाइन लिखेंगे। अगर तो डायरेक्ट अप्रोच है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? उसके लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ओवर द पीरियड टू विच द ग्रांट अप्लाइज, ये लाइन लिखेंगे। और अगर इनडायरेक्ट अप्रोच है तो बच्चों फिर लाइन नंबर 2 लिखेंगे, ग्रांट इज प्रेजेंटेड एज अ डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर टू विच इट रिलेट्स। यहां तक की बात में लगी बच्चों? पहला डिस्क्लोजर समझ आ गया जी? रहने दें, रहने दें। दूसरा पॉइंट यह बच्चों, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि कितनी ग्रांट मिली थी, किस मकसद के लिए मिली थी। नेचर से मुराद है कि एसेट के लिए मिली थी, कि खर्चों के लिए मिली थी, या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर मिली थी, या माजी के खर्चों के लिए मिली थी। बात समझ लगी? और दूसरा, अमाउंट कितनी थी, लाख रुपया था, 2,000 था, 15,000 था, 20,000 था, कितना था। तीसरा, an indication of other form of government assistance not recognized as government grant but from which the entity has benefited directly। मतलब गवर्नमेंट ने आपको असिस्ट किया है, कैसे असिस्ट किया है कि यार 50 साल से आप कारोबार करते आ रहे हैं, आपने अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी होती है तो आप सारी चीज़ें खुद सीखते हैं कि एक्सपोर्ट के क्या क्या रेगुलेशंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से कागजात आपके पास होने चाहिए, कराची में जाके माल किस शिप में आपने रखवाना है, USA में जाके माल कौन उतारेगा, USA में कौन कौन से मसले मसाइल हैं, ये सारा कुछ आपको याद रखना पड़ता था। लेकिन आए दिन 15 दिन बाद 20 दिन बाद कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होता रहता है। ट्रंप हर 2 दिन बाद कोई नई बात कर देता है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, वो दोपहर को बैठता कहता है 50% टैक्स, रात को कहता है 75%, अगले दिन कहता 100%। तो जब तक आपका माल यहाँ से निकल के कराची पहुंचेगा और कराची से USA पहुंचेगा, पता नहीं कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुके होंगे। यहाँ तक की बात लगी? तो गवर्नमेंट कहती है कि इस तरह से हमारे एक्सपोर्टर तो बेचारे जलील हो जाएंगे। एक चीज बना रहे हैं, जब बना रहे थे तो उसको कर पता था गवर्नमेंट कि भाई USA कोई टैक्स नहीं लगा रहा है हमारे ऊपर, 0% टैक्स है। लेकिन जब बना के माल तैयार करके बेचने की बारी आई है तो पता लगा टैक्स लग गया।
तो वो कहेंगे यार यूएसए में बेचने से बेहतर है पाकिस्तान में बेच लो। यहाँ तक की बात लगी। फिर अगर ये सोचा होता कि पाकिस्तान में बेचना है तो इतना ज्यादा खर्चा ना करते हम। नहीं बात लगी। फॉर एग्जाम्पल आप जीन्स की पैंट आप बाय करते हैं तो जीन्स की पैंट तो आपको आराम से मार्केट में 1000 रुपए की मिल जाएगी। लेकिन अगर जीन्स की पैंट आपने अमेरिका में जाके बेचनी है तो उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी। अब उस क्वालिटी की जीन्स की पैंट अगर आपने बनाई है और पाकिस्तान में आप 5000 रुपए की सेल कर रहे हैं तो कोई बाय करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि आपने पाकिस्तान के लिए बनाई नहीं थी। आपने तो सोचा था यूएसए में जाके बेचूंगा। आपको तो पड़ी कॉस्ट आपके पड़ी है 5000 रुपए की। आपने सोचा था मैं यूएसए में जाके बेचूंगा 15000 की सेल करूंगा। समझ आ गई। तो यूएसए वालों ने तो टैक्स लगा दिया। अब यूएसए में वो सेल नहीं होनी। अब पाकिस्तान में रोक लेते हैं। अब कहते हैं यार पाकिस्तान में इतना ज्यादा माल है हमने बेचना क्या करें। तो डेफिनेटली आप 15000 की तो सेल नहीं कर सकते। आप कहते हैं यार 5000 की सेल करते हैं, जितने पैसे लगाए थे उतने ही पूरे कर लें, क्योंकि पैसा सारा फंस गया स्टॉक में। अब 5000 की बेचने की कोशिश कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक कस्टमर आ रहे हैं, बहस कर रहे हैं और खाली आ जा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं यार 1500 ही दे दे। वो कहेगा यार पूरी जिंदगी 1000 रुपए की जीन्स पाई है, तेरी जीन्स की सानू क्वालिटी अच्छी लगी है, तो 1500 ले रहा है। तो सीधा ही 5000 कह रहे हैं। समझ लगी है। तो हम कह रहे हैं कि यार हमारा अपना खर्चा 5000 का है, हम तुम्हें 1500 की कैसे बेचते हैं। यहाँ तक की बात समझ लगी। तो हम 1500 पे बेचने पर राजी नहीं है। लेकिन स्यापा ये है कि करोड़ों का माल हम तैयार करके बैठे हो। वो करोड़ों रुपया उस स्टॉक में फंस गया। हम वो करोड़ों का पैसे अगर वो बेच के पैसे निकाल लेते तो कुछ और प्रोडक्शन कर लेते। हमारी प्रोडक्शन रुकी हुई है उसकी वजह से, क्योंकि सारा पैसा उस इन्वेंट्री में फंस गया। यहाँ तक की बात सुनेगी। तो ऐसे सिनेरियो में गवर्नमेंट फ्रंट एंड पे आके कह सकती है कि भाई जैसे जैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होंगे हम आपको उसी वक्त अपडेट करते हैं। मतलब वो कहते हैं जितने भी जीन्स बनाने वाले इदारे हैं ना, हम उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। जितने लेदर की जैकेट बनाने वाले कंपनियां हैं हम उनका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो रिकॉर्ड मौजूद है ना कि कौन कौन क्या क्या बना रहा है। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जीन्स से रिलेटेड या लेदर की जैकेट से रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट की रेगुलेशन होंगी हम उसी वक्त शेयर कर दिया करें, ताकि बनाने के बाद आपको ना पता लगे यूएसए ने क्या चवल मारी। आपको पहले दिन ही पता हो गया भाईजान क्या हो गया। समझ लगी कि नहीं लगी। मतलब इंडिया वालों के साथ यूएसए ने क्या किया। इंडिया में किसानों ने मैंगो की क्या कहते हैं फसल तैयार करके मैंगो को काट के पेटियों में बंद करके पूरा एक जहाज, एक पूरा शिप जिसमें हजारों कंटेनर होते हैं मैंगो के, यूएसए भेज दिए। अब वो जो मैंगो थे वो एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले थे, वो लोकल थे भी नहीं। और फर्ज करें जी इंडिया को उसकी कॉस्ट आई थी 100 रुपये। 1 किलो मैंगो कितने का उनको पड़ा था, 100 रुपये का पड़ा होगा। एक्सपोर्ट किया, अरबों रुपए का उन्होंने तेल फूका। तो इंडिया से वो पहुंचे जनाब कहाँ पे, यूएसए पहुंच गए। अब यूएसए पहुंच के उनको पता लगा कि ट्रंप की मोदी के साथ होगी अनबन, और वहां पे वो जो उन्होंने टैक्स लगा दिया ना, पाकिस्तान पे 19% लगाया है और इंडिया पे 50% लगा दिया। अब वो जो मैंगो 100 रुपये का उनको कॉस्ट कर रहा था, 100 रुपया वहां पे पहुंचने का खर्चा 200 रुपया हो गया। अब डेफिनेटली 200 रुपये का तो नहीं बेचना था उन्होंने सोचा था हम 500 रुपये का बेचेंगे, कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी रखेंगे। तो पता लग गया जनाब कि उसने ट्रंप ने जो टैक्स लगाया है उसकी वजह से अब वो उसकी सेल प्राइस 500 रुपये से बढ़ के 1500 रुपये पे चली गई। समझ लगी बात। और मार्केट में पाकिस्तान का मैंगो भी अवेलेबल था, वो 1500 का नहीं पड़ रहा था, वो पड़ रहा था फर्स्ट करो 1200 रुपये। तो लोगों ने वो वाला बाय कर लिया, वो 1200 का था और इनका कितने का था, 1500 का था। इनका सेल नहीं हुआ। अब अब सोचो वहां पे आपका हजारों टन मैंगो पड़ा हुआ है, पूरा एक शिप आपने बेच दिया, अरबों रुपए का तेल भी फूक दिया। अब वो मैंगो वहां से वापस लाओगे, क्या वो मैंगो वहां से वापस लेके आने का कुछ प्लान दिमाग में आता है कि चलो वापस ले आने इंडिया से सेल कर दें। 100 रुपए का आपका खर्चा था, उसको वहां पे लेके जाने का पर किलो 100 रुपए का आपको पेट्रोल फूकना पड़ा। फिर उसको वापस लेके आएंगे 100 रुपए का और फूकना पड़ेगा। ठीक हो गया। और फिर इंडिया में बेचेंगे तो 300 रुपए का तो कोई भी नहीं लेगा, और 200 रुपए का नहीं लेना उन लोगों ने। तो 300 रुपए का कहाँ लेना उन्होंने।
समझ रही है? तो इन लोगों ने क्या किया, वो जितने भी मैंगो के कंटेनर थे सारे उधर पोर्ट पे ही छोड़ दिए उन लोगों ने खाली। अच्छा, दिमाग में सवाल आता है सर जी कि वो बेच देते वहां पे, सस्ता करके बेच देते, लेकिन पॉइंट ये है कि वहां पे उसको क्लियर करवाने के लिए पहले टैक्स देना पड़ना था। टैक्स देना था तो आगे मार्केट में जाना था। टैक्स देने के लिए पैसे कोई नहीं थे, क्योंकि टैक्स इतना कैलकुलेट नहीं किया हुआ था। नहीं समझ आ रही बात? आप 1,000 रुपये से आपने कारोबार शुरू किया है, 200 रुपये की आपने चीज तैयार की है, जेब में 1,000 रुपये तो नहीं ना आपके? प्लांट और मशीनरी, लैंड, सारा कुछ बाय किया, सारे पैसे लगा बैठे बैठे हैं। आपके पास तो कैश थोड़ा सा होगा। समझ लगी बात की? कैश आपके पास, फर्ज करो आपने 200 रुपये प्रोडक्शन में लगा दिया है, तो आपकी जेब में कैश होगा 10-15 रुपये। वो 200 रुपये का माल पहुंचा अमेरिका में, अमेरिका वाले कह रहे 500 रुपये टैक्स दो, तो आपकी जेब में तो 10 रुपये है। आप टैक्स कहाँ से दोगे? आप सोचोगे कि यार मैंने ये कमा के तो पैसे इकट्ठे करने थे, और अगर मैंने टैक्स देना भी था तो मेरा टैक्स तो बना था 10 रुपये, वो तो मेरे पास था, लेकिन वो तो मांग रहे 100 रुपये, इतना तो मेरे पास नहीं है। तो आप वहां से पोर्ट से वो मैंगो क्लियर ही नहीं करवा सकते। ये बात समझ आ गई? अच्छा, फिर जिस कंटेनर में वो मैंगो रखे हुए हैं वो कंटेनर आपके हैं? वो कंटेनर आपके नहीं है, आप उन कंटेनर्स का रेंट पे कर रहे हैं। तो जितनी देर तक वो मैंगो उस कंटेनर में पड़े रहेंगे, उन कंटेनर्स का रेंट आपको पड़ता रहेगा। सिनेरियो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या करें फिर? इमीडिएटली अपने कंट्री में किसी बैंक से कर्जा लेके यूएसए वालों को टैक्स पे करके मैंगो क्लियर करवा के बेचें। एक रास्ता तो ये है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप दोपहर को 9 बजे किसी बैंक में जाएंगे तो आधे पौने घंटे तक वो बैंक आपको कर्जा दे देगा? ऐसा भी नहीं होगा। वो बैंक वाले भी टाइम मांगेंगे, और बैंक वाले आपको कर्जा क्यों दें? आप तो फंसे हुए हैं। आप तो फंसे हुए हैं, आपका तो सारा बिजनेस स्टेक पे लगा हुआ है, क्योंकि आपने तो सोचा था भैया अमेरिका में जाके डॉलरों में पैसे कमाएंगे। तो आपका सारा कारोबार इस वक्त जो है ना, स्टेक पे लगा हुआ है कि वो मैंगो सेल होने हैं तो कुछ पैसे आने हैं तो कुछ चल रहा है। तो बैंक वाले आपको कर्जा क्यों दें? बैंक वाले कहेंगे भैया तुम तो खुद डूबने लगे हो, किस बेस पे तुमको कर्जा दूं? और अगर आप घर के कागजात, घर के सोना जवाहरात पकड़ के बैंक को जमा करवाते हो और कहते हो कि यार चल अब तो कर्जा दे दो, तो फिर भी वो कुछ टाइम लगाएंगे, और जितना टाइम बैंक लगाएगा उतना वहां पे आपको रेंट पड़ रहा है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? पर आर पर घंटा आपको रेंट पड़ रहा है कंटेनर का। ठीक हो गया जी? तो दोनों तरफ से आप डूबे हुए। तो अब हमने देखना यह है कि कम नुकसान कहां पे है। समझ लगी? कम नुकसान कहां पे है? कम नुकसान यह है कि वहीं पे एक कंटेनर खोलो, वो मैंगो कंटेनर को पकड़ के उल्टा दो, वो मैंगो समंदर में बहा दो, ताकि कंटेनर वालों को फर्क किया जाए, और जो जितने उनके पैसे बनते हैं उनको दे के जान छुड़ाई, जब वो नुकसान ही नुकसान है। इसमें नुकसान था। समझ लगी? तो इंडिया वालों ने यही किया। सारे मैंगो, इतने 1,000 टन मैंगो जो पहुंचाए थे, सारे उन्होंने समंदर में बहा दिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। समझ लगी? कोरोना जब आया था तो उस वक्त आप लोगों को होश थी? पता था कि क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा? आपको पता कोरोना के जमाने में ऑयल माइनस में चला गया था? ये सुना है? मतलब जीरो में भी नहीं चला गया था, माइनस में चला गया था। माइनस से क्या मुराद है? कि आप ऑयल बाय करें और साथ पैसे भी मिलेंगे। अब ये बात मानने में आती है कि वो लोग कह रहे हैं कि यार हमसे ऑयल ले लो और साथ पैसे भी ले लो। मतलब ये तो होता है ना कि मुफ्त में ले लो। मुफ्त में ले लो तो बात, चलो बंदा कहता है चलो ठीक है जी, उन्होंने खर्चा ही ना पैना है। वो कह रहे साढ़े को पैसे ही ला लो। क्यों? क्योंकि जिन कंट्रीज ने ऑयल कंटेनर में, शिप में डाल के दूसरे कंट्री भेजा था, रस्ते में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, जो चीजें जहां पे थी वहीं पर रुक गई। ठीक हो गया? लेकिन जिन लोगों के कंटेनर थे या जिन लोगों के शिप थे, वो तो पैसे चार्ज कर रहे थे, वो तो अपना रेंट चार्ज कर रहे थे। तो जिन लोगों का ऑयल था, ऑयल से फर्क उन्होंने $1 अरब कमाना था, और उनको लगा कि यार जितनी देर तक हमारा ऑयल इस कंटेनर में पड़ा रहेगा,
हमें रेंट पे करना ही करना है, क्योंकि शिप वाली कंपनी के कि भाईजान देखो, हमारा तो कसूर कोई नहीं ना, हम तो समुद्र में खड़े, ठीक है, हमारा तो पर डे के हिसाब से रेंट पड़ रहा है। तो अगर जिसका ऑयल $1 अरब का है, उसका रेंट भी $1 अरब का हो जाए, तो वो तो जीरो पे हो गया ना। लेकिन अगर उसका रेंट $1.5 अरब हो जाए, वो तो लॉस में चला गया, और लॉस भी अन्य वाह। अच्छा, एक आइडिया दिमाग में आता, सर समंदर में ऑयल बहा दे, जुर्माना $4 अरब। अब वो ऑयल समंदर में नहीं बहा सकते, मैंगो तो समंदर में फेंक सकते हैं, मैंगो की तो टेंशन ही कोई नहीं, क्योंकि वो तो इंसानों के खाने के लिए था, ऑयल इंसानों के पीने के लिए था नहीं। तो ऑयल तो समंदर में नहीं बहा सकते ना, उसके ऊपर इंटरनेशनल जुर्माने ज्यादा पड़ जाएंगे। ठीक हो गया। अब ऑयल को समंदर में भी नहीं बहा सकते, जुर्माना रेंट भी पड़ता जा रहा है। ठीक हो गया। तो अब बंदे की कंपनी है ऑयल वाली, वो सोचेगा कि यार अब क्या करें, वो फिर लोगों के तरले डालेगा कि यार मेरे को ऑयल मुफ्त में चला दे, प्लस मैं आपको इसके साथ कुछ पैसे भी देता हूं ताकि ये कंटेनर खाली हो जाए, क्योंकि कंटेनर वाला मुझसे ज्यादा पैसे मांग रहा है, मैं तुमको थोड़े पैसे दे देता हूं और मेरा कंटेनर खाली करवाओ। ठीक है जी। तो जिन जिन मुल्कों के साहिल पे वो कंटेनर लगे हुए थे, उनके पास जितनी जितनी कैपेसिटी थी ऑयल स्टोर करने की, उतनी तो उन्होंने कर ली, लेकिन बाकी कैपेसिटी उनकी थी नहीं ऑयल स्टोर करने। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको याद होगा पाकिस्तान में उस कोरोना के ज़माने में पेट्रोल 70 रुपये लीटर के 75 रुपये लीटर हो गया। ठीक हो गया। और उस 70 रुपये लीटर जो लोग पे कर रहे थे ना, वो सिर्फ टैक्स पे कर रहे थे, पेट्रोल फ्री था। बात समझ लगी है? वो 75 रुपये सिर्फ टैक्स पे किया जा रहा था, अदरवाइज पेट्रोल तो जीरो में था। तो ये भी जमाना गुजर चुका है कोरोना के टाइम पे। बहरहाल, तो पॉइंट ये है बच्चों कि समटाइम ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करे कि यार ये वाले लॉ, अभी अभी आधा घंटा पहले कानून आया, तो इस कानून के मुताबिक तुम क्या करो, अपना देख लो कि प्रोडक्शन करनी है कि नहीं करनी। समझ रही बात की नहीं आई? बजाय इसके कि तुम्हें 6 महीने बाद जाके पता लगे, जब तुम एंड पे पहुंच जाओ और फिर जाके तुम देखो कि भाईजान अब क्या होगा, हम ये बात पहले पता होती तो हम ये कर लेते। तो कह रहा पहले पता चल गई है ना, अब देख लो। तो मैं कहता है कि गवर्नमेंट आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है? लेकिन स्यापा ये है कि ये जो असिस्टेंस उसने प्रोवाइड की है ना, इसकी वैल्यू नहीं हम लगा सकते। मतलब गवर्नमेंट की असिस्टेंस की वजह से हमें 2 लाख रुपए का फायदा हुआ, या 3 लाख का फायदा हुआ, या 4 लाख का फायदा हुआ, हमें नहीं पता चल सकता। क्योंकि हम इसका पता नहीं चल सकता, तो बच्चों हम इसकी कोई एंट्री नहीं पास कर सकते। गवर्नमेंट ग्रांट की तो एंट्री पास कर सकते हैं क्योंकि पैसे पकड़े हैं आपने, आपको पता होगा कितने पैसे पकड़े हैं। लेकिन असिस्टेंस की कोई एंट्री पास नहीं कर सकते। आपको सपोर्ट मिली है, आपने टेलीफोन कॉल पे पता कर लिया कि यार क्या क्या करें, उसने बता दिया ये कर लो, फायदा होगा। लेकिन आपको फायदा कितना हुआ ये मैयर नहीं कर सकते। चूंकि वो आप मैयर नहीं कर सकते, आप एंट्री नहीं पास कर सकते, एंट्री नहीं पास कर सकते, तो बच्चों फिर आप इसमें सिर्फ अंग्रेजी लिख सकते हैं, डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों को? चौथा पॉइंट, अनफुलफिल कंडीशन एंड अदर कंटिजेंसीज अटैच टू रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट। अनफुलफिल कंडीशन से क्या मुराद है? वही कि गवर्नमेंट ने कहा था 2 साल प्लांट चलाना है, और आपने प्लांट चलाया 1 साल और 10 महीने, आखिरी 2 महीनों में को फटा पड़ गया, प्लांट नहीं चला सके, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो कंडीशन फिल नहीं हो सकी, और कंडीशन फुलफिल ना होने की वजह से ग्रांट वापस करनी पड़ेगी। तो 4 बातें आपने बतानी है डिस्क्लोजर में। 4 बातें कौन कौन सी है बच्चों, बता दे जरा। पहली बात क्या है जी? कि आपकी पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड करने की। यहां तक की बात लगी? दूसरा, नेचर क्या है, किस मकसद के लिए ग्रांट मिली है और कितनी मिली है। तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट असिस्टेंस मिली है कि नहीं मिली। चूंकि आप उसकी अमाउंट डिफाइन नहीं कर सकते, तो आपने वो रिकॉग्नाइज नहीं करनी। क्या लिखा हुआ है?
नॉट रिकॉग्नाइज, आप उसको एंट्री नहीं पास कर सकते, डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते आप, लेकिन उसका डिस्क्लोजर दे सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? अब बच्चों ये गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये जरा पढ़ें, ये बात आपको समझ आती है क्या लिखी हुई है? नहीं बच्चे, नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है, पॉइंट ये है कि आपने जब किया था ये सारा काम, उस वगैरह को पता नहीं था ये होगा। अब आपने देखना ही है कि आप 200 रुपये का नुकसान तो होना ही होना है। आप 200 का नुकसान बर्दाश्त करेंगे कि 150 का? तो डेफिनेट लोग 150 का नुकसान बर्दाश्त करेंगे 200 से बचने के लिए। नुकसान तो होना ही होना है। तो जब नुकसान होता है ना, तो फिर देखा जाता है कि क्या बर्दाश्त कर। ठीक है, जैसे कल मैं आपको एग्जांपल दूं, क्रिप्टो में कल कोई धमाका हुआ है। ठीक है जी, धमाका हुआ है जी, एक बंदे के पास $1 बिलियन थे। उसके $1 बिलियन क्या हो गया? जीरो हो गया। तो उसने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। कहाँ पे बैठ के? लैम्बोर्गिनी में बैठ के। मतलब वो ये भी तो सोच सकता था कि यार मेरा $1 बिलियन जीरो हो गया है, गड्डी तो मेरे को है करोड़ों की। तो लैम्बोर्गिनी में बैठ के अगले बंदे ने खुदकुशी की। समझ लगी? क्यों? उनको ये समझ नहीं आई, नुकसान तो हो गया है, तो कौन सा नुकसान ज्यादा बड़ा है, $1 बिलियन का या जिंदगी का? तो ये सबसे बड़ा स्यापा ये है कि जब नुकसान होता है ना, तो दिमाग काम नहीं करता। जब नुकसान होता है तो दिमाग काम, उसको ये फैसला नहीं करना आता कि यार अब बड़ा नुकसान कौन सा है, छोटा नुकसान कौन सा। कि भाई $1 बिलियन के बजाय $10 बिलियन भी तबाह हो जाए ना, तो इंसान की जिंदगी उससे ज्यादा कीमती है। लेकिन जो बंदा लॉस में होता है ना, वो ये समझ नहीं पाता, क्योंकि वो बंदा समझता है कि मैं तुम सब लोगों से ज्यादा जहीन था, तभी तो मेरे पास $10 बिलियन था। ठीक है, और तुम लोग आई कैप की फीस के लिए कभी उसे मशवरा करते हो कितने पेपर रखिए, कभी उसे मशवरा करते हो कितने पेपर रखिए। ठीक है, और आप आई कैप को रिक्वेस्ट करते हो यार किस तरह कर दो फीस, क्योंकि हमारे इलाके में सैलाब आया था। अब 400-500 साल तक तो सैलाब के असरात रहेंगे, तो लिहाजा मेरा सीए तो ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, हमसे बड़ा ज़कात का मुस्तहिक कौन है? तो बराए मेहरबानी हमारा सीए फ्री किया जाए, बल्कि पल्ले से वजीफा भी लगाया जाए, क्योंकि फसलें डूब गई हैं। ठीक है जी, जिन खेतों पे जाके हमने पढ़ना होता था, वो खेत ही बेचारे नहीं रहे। तो लिहाजा आई कैप को चाहिए कि हमें बराए मेहरबानी ज़कात दी जाए। ठीक है जी। तो ये बंदा उन लोगों के बारे में कहेगा कि यार ये मुझसे बेवकूफ़ थे, मैं इन सबसे ज्यादा अक्लमंद था, तभी तो मैंने $1 बिलियन का कमा लिया। तो अब जब मुझे नुकसान हुआ तो मैं इनसे जाके मशवरा करूं? जिस बंदे का नुकसान ज्यादा होता है ना, वो फिर दूसरों से मशवरा करने के काबिल भी नहीं रहता, क्योंकि वो उसने पहले कभी मशवरा नहीं किया था। तो जब वो किसी से मशवरा करने के काबिल नहीं रहता, तो फिर वो वही हरकत करता है जिसकी किसी को समझ नहीं आती कि उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है जी, बरल। तो कल सुना है तकरीबन 2,000 लोगों ने खुदकुशी की पूरी दुनिया में। तो 2,000 लोगों ने खुदकुशी की। कोई एक आधा होता तो चलो बंदा कहता दिमाग खराब है, अब 2,000 लोगों ने खुदकुशी की है। तो पॉइंट वन सेकेंड यही साबित होता है कि जब आप टॉप पे जा चले आते हैं ना जिंदगी में, तो आप उस वक्त इस काबिल भी नहीं रहते कि नीचे वाले से मशवरा कर सकते। ठीक है, या आप नीचे देखना दोबारा भी नहीं करते कि यार हम नीचे अब इन लोगों के साथ बैठ के दाल माश खानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, मैं तो अजीबो गरीब किस्म की फूड खाता था। ठीक है जी, मेरी एक एक कैलोरी काउंट होती थी कि जनाब मैंने कौन सी प्रोटीन किस वक्त इनटेक लेनी है। ठीक है जी, किस वक्त मैंने कौन सी योगा करनी है। ठीक है, हम उसको कहते हैं जरा बहना मोटरसाइकिल ते ते जरा चलिए आज मुल्तान रोड ते चक्कर ला के आने, देखो तेरी योगा होंगी है कि नहीं होंगी। ठीक हो गया। वो इस तरह से नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि भाई साल में ये जो जनवरी वाला महीना है ना, ये स्विट्जरलैंड के फलां एक लोकेशन पे पहाड़ों के दरमियान एक वादी है, उसमें एक घर बनाया मैंने, मैंने वहां पे महीना गुजारा। ये फिर हाँ,
फिर ये दूसरा महीना मैंने न्यूयॉर्क में गुजारना है, तीसरा महीना मैंने लॉस एंजलिस में गुजारना है, चौथा महीना मैंने जो है ना श्रीलंका में वो जो फला आइलैंड है वहां पे गुजारना है। तो उनके महीने तो इस तरह से प्लान। हमारा जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीना बरकत मार्केट में प्लान। प्लान ना भी हो तो प्लान में शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि घर वाले ताने इतने मारते हैं कि घर में भी नहीं रहा जाता। ठीक हो गया। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि जाना किधर है। तो 10 पेपर आंदा की बने, बंदा कहना यार उथे रहने लाहौर च ही रहने। ठीक है जी। तो हमारी जिंदगी में मसले इतने ज्यादा हैं कि अब हमें डिप्रेशन में भी डिप्रेशन फील नहीं होता। ठीक हो गया। अब उन बंदों का तो सारा बेड़ा गर्क हो गया ना, जिन्होंने जनवरी फरवरी मार्च प्लान किया हुआ था। तो हमारा तो प्लान ही कोई नहीं। ठीक हो गया। अब वो बरकत मार्केट में हमारे साथ बैठ के दाल मच खाना दोबारा नहीं करेंगे। कुछ और भी नहीं सोच ही नहीं पा रहे ना। बात समझ लगी। जिन्होंने कई साल पहले बरकत मार्केट का नाम सुना था वो उनको स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे, रास्ता भी भूल गए होंगे कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क था है। ये कहाँ पे है, नक्शे में तो नजर नहीं आ रहा। अब उन लोगों से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वापस आएंगे, और चूंकि पैसे उनके डूब गए हैं तो लिहाजा सीए में एडमिशन लेके कैफ वन की तैयारी करेंगे बैठ के हैं। तो वो है ना, क्या बात है क्या बात। तो फिर मदरसा खोलते हैं। मैं ना जगह ढूंढता हूँ। ठीक है ना, सीए करके तो मदरसा तो नहीं ना चलाना आपने, कि मदरसा चलाने की नीयत है। सीए करके नॉर्मल है ना, सीए करके सुकून से बच्चों को पढ़ाएंगे ट्यूशन, नाजरा कुरान पढ़ाएंगे, स्वाब कमाएंगे, हाँ हाँ, सीधा टापो टाप जन्नत है। सीए क्यों कर रहा है इंसान फिर, अगर वो तो उन्होंने की है ना, हमने तो नहीं करनी। वो तो उन्होंने की है, हम क्यों सीए कर रहे हैं। तो सुकून से लाइफ गुजर नहीं सकती थी, वैसे सीए के बगैर भी गुजर सकती थी। ये तो धक्के से डिप्रेशन पाला हुआ है हमने, है कि नहीं। मतलब इमेजिन करें एक मिनट के लिए, कौन सुबह सुबह उठे 8 बजे, कंबल से निकले, बेड से उतरे, नीचे आए, तैयारी शारी करे, नाश्ता करे, और फिर क्लास में चला जाए, बगैर नाश्ते के क्लास में चला जाए। हेल्थ का तो बेड़ा गर्क हो गया ना, कि नहीं हो गया। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी, लेकिन पता नहीं किसने, कौन सी मनूस घड़ी में किसने जाके कहा कि लाहौर में जाकर एडमिशन ले लो, सीए शुरू कर लो। है कि नहीं। धक्के से डिप्रेशन पाला ना हमने। तो हम उनको कह रहे हैं, अपने बारे में सोचे गांव वाले क्या कह रहे होंगे। वो भी हमारे बारे में यही सोच रहे हैं जो हम उनके बारे में सोच रहे हैं। नहीं बात समझ आ रही। आपकी कुछ सहेलियां होंगी ना छठी सातवीं आठवीं नवीं में। नहीं कोई सहेली नहीं। छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये सारे 7 साल 8 साल खाली। वो सीए कर रही हैं। मतलब वो भी नाल ही बेड़ा गर्क होया बना। इसलिए तो आपको कोई तीसरा बंदा नहीं मशवरा देने वाला। नहीं तो वो कहते हैं कि ये तुम किन चक्करों में पड़ गई हो। सुकून से जिंदगी तुम्हारी गुजर रही थी, पहाड़ों में वादियों में तुम घूमती रहती सुबह से लेकर शाम तक, बकरियां चराती, बकरियां उधर चली जाती, तुम उधर चली जाती, तुम अपना टिकटॉक बनाती, बकरियां अपनी रोटी छोटी खा लेती, शाम को इकट्ठे होकर वापस आए थे। क्या लाइफ थी। तुम चली गई हो लाहौर, अभी 2 3 दिन बाद स्मोक आ जानी, सांस लिया नहीं जाना यहाँ पे है। और सुबह सुबह बगैर नाश्ते के तुम कॉलेज चली जाती हो, पता नहीं क्या पढ़ती रहती हो, हमें तो समझ नहीं आता। सुसाइड वाली बातें करते हैं सर हैं। और दोपहर को तुम 2 बजे आके तो बेहोश हो जाती हो, रोटी में लंच करती हो। क्या जिंदगी गुजारी तुम लाहौर में जाकर। तो क्या जवाब है आपके पास है। किस्मत में लिखा था, वाह 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 वाह, किस्मत में लिखा था मेरी। तो वो भी यही कह रहे हैं फिर। अच्छा जी, गवर्नमेंट असिस्टेंस पढ़ ली थी। लेकिन ऑप्शन तो उस वक्त है जब आप गवर्नमेंट के तमाम रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे। मतलब जापान से आपने गाड़ी मंगवानी है ना, ऑप्शन करवा के पाकिस्तान लेके आनी है, तो आपको क्या लगता है वहां पे इलीगल गाड़ियां खड़ी होंगी। तो उन्होंने गवर्नमेंट के प्रोसीजर को फॉलो किया होगा तो ऑप्शन के लिए अवेलेबल है ना।
पॉइंट तो ये कि गवर्नमेंट का प्रोसीजर फॉलो करने में पल्ले से पैसे देने पड़ेंगे, वो पैसे ही कोई नहीं। नई बात समझा रही। देखो आप चांदगढ़ी पे बैठे हो, आपने हॉस्टल पहुंचना है, आप पहुंचे वहां पे, आपने जेब में हाथ मारा, पैसे ही कोई नहीं। सारी सवारी आपको मुंह देख रही है कि मुंडा तो चंगा भला है। अब वहां पे पैसों से ज्यादा इज्जत की टेंशन है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आप उस वक्त ये नहीं देखेंगे कि 10 रुपए हैं या 20 रुपए हैं, आप उस वक्त देखेंगे इज्जत मैटर कर रही है यहाँ पे। आप उसको कहेंगे आप मोबाइल अपने कोल रख, तो मैंने दस दे तू चांदगढ़ी लैके तेरा आखिरी स्टाप कितने, मैं हॉस्टल जावांगा, उतो मैं किसी बाइक को बाइक पकड़ के पैसे पकड़ के मैं आवांगा, मैं तेन पैसे देंगा, मैं मोबाइल वापस लै, क्योंकि वहां पे इज्जत ज्यादा मैटर कर रही है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो सिनेरियो ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि यार पैसे ही कोई नहीं, पैसे तो कोई नहीं, इज्जत तो बचा लो। बात समझ लगी कि नहीं लगी? आप नीलामी की तरफ जाते हो, लेकिन नीलामी की तरफ जाने से पहले गवर्नमेंट वालों को भुगत रहा है आपने। गवर्नमेंट वाले कहते हैं भाईजान पैसे दो, नीलाम करो। और अगला पॉइंट ये है, जो बंदा नीलामी के लिए आपसे चीजें लेगा, उसने भी तो गवर्नमेंट को पैसे देने हैं ना। उसको उस चीज में फायदा नजर आएगा तो आपसे चीजें बाय बाय करेगा, आपसे चीजें बाय क्यों करे? और अगर उसको फायदा नजर आ रहा है तो आपको क्यों नहीं नजर आ रहा? आप नीलाम क्यों कर रहे हो? हाँ, तो वो कहेगा मैंने फ्री च दे दे। आप कहेंगे फ्री में ले ला, कहता फ्री च नहीं लेना, पैसे भी देना। तो आप कहेंगे यार इसका मतलब है समंदर में बहा देते हैं, क्योंकि फ्री में जाया तो हो रहे हैं लेकिन पल्ले से पैसे नहीं देने पड़े। नीलामी वाला कह रहा है मुझे फ्री में माल भी दो, साथ पैसे भी दो। गवर्नमेंट तुमसे मांग रही है 100 रुपया, मैं तुमसे मांग रहा हूँ 10 रुपये, मुझे दे दो। और आप कहेंगे यार थल्ले समंदर है, समंदर जो बहा दो की हो जाएगा, ना 100 रुपया गवर्नमेंट देना पड़ेगा, ना 10 रुपये इसको देने पड़ेगा। ऑयल वाले ऐसा नहीं कर सकते। ऑयल वालों ने डिसाइड करना 100 रुपये के 10 रुपये, 100 रुपये गवर्नमेंट को देना है, 10 रुपये आम आवाम को देने हैं। वो कह के हमसे बाई कर लो, ऑयल फ्री, साथ 10 रुपये भी ले लो। वो ये काम करेंगे। आपके पास तो ऑप्शन है, क्या समंदर में बहा दो। समझ रही बात? गवर्नमेंट असिस्टेंस क्लियर होगी बच्चों सबको? अच्छा, दूसरी बात यह है बच्चों, कोरोना में एक और काम भी हुआ था, अगर आपको याद हो। कोरोना में इमरान खान ने क्या किया था, उसने ना कंपनियों के मालिकान से बात की थी कि यार देखो आप लोग ना लोगों को फर्क ना करो, क्योंकि सीधी सी बात है, आपने एक चीज बनाई 100 रुपए की, आपने मार्केट में बेचनी थी 150 रुपए की, 150 रुपये आना था, उसमें से 50 60 रुपये या 70 रुपये आपने लोगों को सैलरियां देनी थी। आपने 100 रुपया लगा दिया, चीज तैयार होगी, मार्केट में बेचने गए, कोरोना आ गया, आप वो चीज 150 रुपये की बेच ही नहीं पाए। क्योंकि आप बेच नहीं पाए, आपके पास पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए तो सैलरियां कहां से देनी? सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, तो कंपनी के मालकान मजबूरन क्या करेंगे, वो लोगों को फारा कर देंगे कि यार हम इस काबिल नहीं है कि तुम लोगों को सैलरी दे सके, तो ऐसा करो तुम छुट्टी कर लो, इस महीने की सैलरी कहीं से हम कर कर आगे, कुछ चीजें इकट्ठी कर कर आके आपको पैसे दे रहे थे इस महीने के, अगले महीने के नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री पता नहीं कितने महीने बंद रहनी है, और अगर एक साल की सैलरी आपके सर पे पड़ गई, प्रोडक्शन आप कर नहीं पा रहे, प्रोडक्शन जो की हुई है वो सेल नहीं हो पाई, 12 महीने से फैक्ट्री बंद है, और 12 महीने की सैलरी आपके सर पे आ गई है, तो आपको तो दिवालिया निकल जाएगा। समझ आ रही बाकी कि नहीं आ रही? अब चूंकि सैलरी तो होती ही कैश में है, सैलरी में आप ये तो नहीं कर सकते ना कि यार एक कंध तोड़ के ना ईंटा काट के ले जाओ अपने अपने घर, तो भाई फैक्ट्री हमारा एसेट है, तो ये एसेट हम मजदूरों को दे देते हैं। तो मजदूर कहेंगे ये एसेट हम कैसे लें? हम कहेंगे एक कमरा तोड़ो, ईंटा कढ़ो अपनी अपनी, हर मजदूर 1000 1000 ईंटा घर ले जाए। तो मजदूर कहेगा ਅਸੀਂ ईंटा तो घर ले जाएंगे, बच्चों को की खिलाना है? ईंटा। तो ये बात समझ आती है? ये बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं भाईजान पैसे दो, कंपनी कहेगी पैसे कितने दिए यार, माल नहीं सेल होया। पॉइंट समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको कर्जा दे देते हैं, बैंकों से कहते हैं हम कि तमाम कंपनियों को कर्जा दे दिया जाए, लेकिन शर्त है
शर्त यह है कि आप इन लोगों को फारग नहीं करें। आप इन लोगों को फारग, जिस कंपनी ने कोई मजदूर निकाला उसको कर्जा नहीं मिलेगा। उस वक्त मतलब बैंकों से कर्जा लेना था तो 10 से मेरा ख्याल 11% जो था ना इंटरेस्ट रेट था। गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 3% के रेट पे इंटरेस्ट जो है ना कर्जा देते हैं। ये कर्जा अपने पास जब जितनी देर मर्जी रखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तुमने मजदूरों को कितने पैसे देने हैं जी? 10 करोड़। हम तुम्हें 100 करोड़ का कर्जा देते हैं। तुम डिफॉल्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं। तुम इन मजदूरों को क्या करो, सैलरी देते रहो। कल को तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएंगे तो तुम ये कर्जा हमें किस्तों में ऐसा ऐसा वापस करते रहना। लेकिन ये मजदूर अगर तुम्हारी इस कंपनी से निकल गए, किसी और कंपनी ने इनको रखना नहीं है, ये खुदकुशी कर ले। पैसे को नहीं ना। समझ आ रही बात की? तो गवर्नमेंट ने कहा हम आपको कर्जा दे देते हैं। नॉर्मली कर्जा मिलना था 10% या 11% के रेट पे। हम आपको 1%, 2% या 3% के बेस पे कर्जा दे देते। ठीक है भाई? तो कर्जा ले लो, कर्जे में आपको कैश मिलना, ईंटें थोड़ी मिलनी। कैश मिलेगा, कैश को क्या करो, मजदूरों की सैलरी देते रहो। महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो सैलरी लेते रहेंगे। अगर ये लोग सैलरी नहीं लेंगे या तुम सैलरी नहीं दे पाओगे तो ये मजदूर 1 स्टेप अवे हैं खुदकुशी करने से। तुमने इनको फारग करना है, इनको और कोई नौकरी मिलनी कोई नहीं, ये खुदकुशी कर ले। और कुछ तो ऐसे पागल होते हैं वो अकेले नहीं जाते, वो बीवी बच्चों को भी साथ लेके जाते। बात सुन लगी है? उन्होंने मतलब उन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम पे तो कभी रहे नहीं होते। ठीक है, मांगने की उनको प्रैक्टिस होती नहीं, किसी किसी स्टाफ से खलो के मांग ली। तो वो फिर क्या करते हैं, वो खुदकुशी करते हैं। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? तो जब गुर्बत सर पे आती है ना बच्चों, तो दिमाग काम नहीं करता। क्या करना है क्या नहीं करना है ये पता नहीं चलता। समझ लगी कि नहीं लगी? तो लिहाजा उसका आसान हल यही था कि उनको फैक्ट्री वालों को पैसे दे दिए जाए और वो पैसे वो आगे सैलरी में दे कन्वर्ट कर लें। बाद में साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद पैसे गवर्नमेंट को वापस कर। ठीक है जी? तो उस वक्त ये प्लान था। वो जो कर्जा दिया था ना इमरान खान ने उस जमाने में हुकूमतों को, वो कर्जा कहलाता है गवर्नमेंट असिस्टेंस। वो क्या कहलाता है? गवर्नमेंट असिस्टेंस। यहां तक की बात लगी? ये लिखा हुआ है, लो और नो इंटरेस्ट लोन्स। सोचने वाली बात है कि नो इंटरेस्ट लोन कौन सी गवर्नमेंट है या कौन सा बैंक है जो किसी कंपनी को देता हो? समझ नहीं ना आती बात। अब समझ आएगी कि कोरोना में ऐसा हुआ था और ऐसा क्यों करना पड़ा। वजह भी आपको पता चलेगी कि ऐसा क्यों करना पड़ा। तो समझ लगी बात की? अच्छा बच्चों, अब आपको पेपर में सवाल आना इस तरह से, जैसा कि ये सवाल आया हुआ है अहमद लिमिटेड का। पेपर में इस तरह से सवाल आएगा क्योंकि ये सवाल पेपर का ही है। ये सवाल आया था मेरा ख्याल है 2021 में। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2022, अहमद लिमिटेड रिसीव 3 ग्रांट्स। कितनी ग्रांट मिली है इसको? 3। द डिटेल ऑफ विच आर सेट आउट बिलो। नंबर 1, और यकम सितंबर 2021। पहला मेरा आपसे सवाल ये है बच्चों, ये साल शुरू कब होगा? यकम जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022। तो ये वाले दिन हमारे साल के अंदर ही आता है कि नहीं आता? हमारे साल के अंदर आता है। A grant of 40,000 from local government was received. This grant was in respect of training cost of 70,000, of which AL has incurred during the year. हाँ जी, गवर्नमेंट ने किस चीज के पैसे दिए हैं? ट्रेनिंग कॉस्ट के। कितने पैसे दिए हैं? ट्रेनिंग पे खर्चा कितना है? आ चुका है या अभी आना है? आ चुका है। तो अगर तो खर्चा कर चुके हैं तो ये ग्रांट आपके लिए क्या बनती है? इनकम बनती है। या इसमें से कुछ लाइबिलिटी भी बनती है? अगर तो वो कहता है कि ट्रेनिंग कॉस्ट पे 2 लाख का खर्चा आना है, 70,000 हो चुका है, अभी 1,30,000 बाकी रहता है, तो फिर सारी ग्रांट इनकम नहीं बनेगी।
जो भी परसेंटेज बनती होगी उतनी इनकम बनती है, बाकी लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, नीचे उसने बता दिया है, ट्रीट द रेलिवेंट ग्रांट एज सेपरेट इनकम, मतलब डायरेक्ट अप्रोच। ऊपर वाली अप्रोच कौन सी है जी? क्या करना जी आपने? एक तो कहता है कि एंट्री पास करो, और दूसरा कहता है बैलेंस शीट बनाओ और इनकम से बनाओ। तो मुझे बताओ, पहली पहले पॉइंट में मुझे बताओ कौन सी दो एंट्रियां पास होंगी? एंट्रियां पास करो। पहले तो इसकी एंट्री होगी ना, बैंक डेबिट, डेफर्ड ग्रांट, इनकम क्रेडिट। ठीक है, फिर 70,000 का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? ट्रेडिंग एक्सपेंस डेबिट, कैश है बैंक क्रेडिट। दो एंट्रियां होंगी और साथ एक और एंट्री भी होगी। क्या एंट्री होगी? तीसरी एंट्री, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। यहां तक की बात समझ लगी? अच्छा, अब मुझे बताओ इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखे और बैलेंस शीट में क्या लिखे? बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आना क्योंकि कोई लाइबिलिटी नहीं है। इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखे? इनकम स्टेटमेंट में 70,000 का एक्सपेंस आएगा और 40,000 की इनकम है। यहां तक का सिनेरियो सबको समझ आ गया? दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ऑन यकम नवंबर ए एल बॉट ए मशीन फॉर 350,000। यकम नवंबर को मशीन बाय की गई है कितने की? 350,000। एक ग्रांट ऑफ 1 लाख वाज रिसीव्ड। अच्छा, पहले इसकी एंट्री पास कर लें। मशीन डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। ए ग्रांट ऑफ 1 लाख was received from central government in respect of this purchase. ओके, तो इस 1 लाख की एंट्री बताएं क्या होगी? बैंक डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। ठीक है जी। द मशीन विच हैज a residual value of 50,000 is depreciated on a straight line basis over the useful life of the 5 years. अच्छा जी, तो बच्चों इस 3,50,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करें। 70,000 आएगी। कितनी आएगी? कैसे? क्या आंसर आएगा? हाँ जी, हाँ ये कम नंबर को दिया है। तो बच्चों हाँ जी, क्या आएगा जी? 40,000। इस 40,000 की एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ग्रांट के साथ बताएं क्या सलूक करेंगे? इसको बच्चों 1 लाख है, इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 5 पे डिवाइड करेंगे, 8/12 करेंगे। आंसर क्या आता है? 13,333। ये बात सबको समझ आ गई? तो बच्चों इसकी एंट्री बताएं क्या होगी? डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। ये डायरेक्ट अप्रोच है। ये बात समझ आ रही है? हमने प्लान को जितने का है उतने का ही रखा हुआ है। डायरेक्ट अप्रोच में यही करते हैं। ठीक हो गया जी? अब बताएं दूसरे पॉइंट के बारे में, इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना और बैलेंस शीट में क्या जाना? इनकम स्टेटमेंट में कितनी चीजें जानी है बच्चों? एक्सपेंस कितना जाना है? कितना? 40,000। और क्या जाना है? अदर इनकम कितनी जानी है जी? 13,333 जानी। क्या यहाँ तक की बात समझ लगी? अच्छा, बैलेंस शीट में क्या क्या जाना है? बैलेंस शीट में एसेट की कॉस्ट आएगी कितनी? 3,50,000। और माइनस होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी? 40,000। कैरिंग वैल्यू निकल आएगी। और क्या जाना है? लाइबिलिटी जाएगी कितनी? 80,000 जाएगी।
86,667 जाएगी। तो 86,000 कहाँ से आया? 1 लाख में से 13,333 माइनस कर। 86,000 इकट्ठी लिखेंगे? नहीं। कितनी करंट जाएगी, कितनी नॉन करंट जाएगी? 20,000 जाएगी करंट। 20,000 कैसे निकला? अगले पूरे साल में जब प्लांट यूज होगा तो 20,000 की ग्रांट है जो इनकम में कन्वर्ट होगी, तो वो करंट लाइबिलिटी। तो 20,000 आपकी करंट लाइबिलिटी है। तो 66,667 जो है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। दूसरा पॉइंट समझ आ गया? अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। ऑन यकम जून 2022 ए ग्रांट ऑफ 1 लाख फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट वाज रिसीव्ड। एंट्री पास करें जी। बैंक डेबिट डेफर्ड ग्रांट। This grant was in respect of relocation cost that AL had incurred moving part of its business from outside the local area. ये किसी एक जगह से अपना बिजनेस उठा के दूसरी जगह पे लेके जा रहा है। तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने कहा होगा, गवर्नमेंट ने कहा होगा तुम अगर अपनी ये फैक्ट्री लाहौर में लगाने की बजाय कामों की में लगा दोगे ना, तो कामों की के लोगों का भला हो जाएगा। लाहौर में तो ऑलरेडी इतने लोग काम कर रहे हैं। कामों की वाले लोग कामों की से रोजाना निकलते हैं, लाहौर आते हैं, काम करते हैं और फिर वापस जाते हैं। नौकरी वो 8 घंटे की करते हैं, लेकिन कम से कम 11 घंटे वो घर से बाहर रहते हैं। 9 बजे फैक्ट्री में काम करना है, लेकिन वो बेचारे घर से 7:30 बजे निकलते। 5 बजे छुट्टी होती है, लेकिन वो रात को 8 बजे या 9 बजे पहुंचते। बात सुन लगी है? तो जब वो 9 बजे पहुंचते, रोटी खा के उन्होंने सोना ही है, और क्या करना। ठीक है? वो सुबह निकलते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं, और रात को जब पहुंचते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं। बात सुन लगी? तो पापा को सिर्फ संडे के संडे देखते होंगे कि ये अच्छा है पापा है। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारी मेहरबानी, लाहौर में फैक्ट्री ना लगाओ, तुम कामों की जाके फैक्ट्री लगा लो। हम कहेंगे कि यार कामों की में हमें क्या स्वभाव है, हम कामों की में फैक्ट्री क्यों लगाए? तुमने मजदूरों को सोचा, अच्छी बात है, हम अपना ना सोचें। गवर्नमेंट कहेगी देखो तुम्हें रीलोकेट करने का कितना खर्चा पड़ेगा, हम देते हैं। उन्होंने कहा जी 1 लाख रुपया। गवर्नमेंट ने कहा कोई मसला ही नहीं है, ये 1 लाख पकड़ो, रीलोकेट हो। हमने कहा ठीक है, हम रीलोकेट हो गए। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो नॉर्मली होता यही है कि फैक्ट्रियां छोटे शहरों में नहीं लगती होती। मतलब आपसे अगर मैं पूछूं, कल को आप सीए क्वालिफाई करते हैं और आपको एक ऑप्शन आती है दुबई में जॉब करने की, और दूसरी ऑप्शन आती है पत्तों की में जॉब करने की। वाह, अब लिख के दे पुत्र, तेरी वीडियो में बनानी है। तेरे में कामों की छोड़ना ठहर जाए, तेरे तू कामों की तो मेरी तेरी मैं नौकरी लवानी हूँ, टेंशन है ना 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 ना। जो तुम पता लगे ना दुबई, तो क्या दुबई जाना है बस, मैं आप ही कपड़े धो लांगा, जाना मैं दुबई है। आप भी धो रहे, शाबाश। मैं तो की फायदा है घर च रहने का। तो जो घर से बाहर है, चाहे लाहौर में बैठे चाहे दुबई में बैठे, गलती की तो कहेंगे दुबई बंदा बह रहे। नहीं बात समझ आ रही? तो क्लियर सबको? तो पॉइंट ये है कि हम खुद भी अगर कल को इस पोजीशन में हो कि हमने बड़े शहर और छोटे शहर में से किसी को चूज करना हो, तो हम किसको चूज करेंगे? तो कंपनी का मालिक भी यही सोच रहा है ना। हम खुद छोटे शहर में जाने को तैयार है नहीं है। यही मसला है कि छोटे शहरों में चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते, और अगर होते हैं वो बड़े अमीर होते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे शहरों की सारी कंपनियां उस अकेले के पास होती हैं, क्योंकि कंपनियों को भी पता है कि साढ़े पूरे शहर की कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दूजा कोई है ही नहीं। तो लिहाजा उसी के जाके तरले करने पड़ते हैं कि यार साड़ा काम भी तो कर। क्योंकि बहुत सारे लोग सीए क्वालिफाई करने के बाद छोटे शहरों में जाते ही नहीं। तो जो वहां पर रुक गया है वो किसी वजह से रुका है, उसने अपनी वर्किंग पूरी की हुई है।
क्योंकि वो दुबई क्यों नहीं जा रहा, उसका वहीं पे दुबई लगा हुआ। समझ आ रही बात की कि नहीं लगी? तो वही सिनारी यहाँ पे है। वो कंपनी का मालिक कह रहा है कि मैं लाहौर छोड़ के पत्तों की क्यों जाके लवा फैक्ट्री, गवर्नमेंट उसको दे रही ग्रांट, पैसे फट। वो कहेगा पत्तों की से बेहतर तो दुनिया में शहर ही कोई नहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल गए। दूसरा, गवर्नमेंट ने कहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कहे जी जो जो बंदा पत्तों की में फैक्ट्री लगाएगा उसको कोई टैक्स नहीं, टैक्स फ्री जोन। समझ आ रही बात की? अगले 5 साल तक आप लोग जितने मर्जी शेयर इशू करें, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। शेयर परचेज करो, सेल करो, कैपिटल गेन टैक्स जीरो। टैक्स पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? तो कैपिटल गेन टैक्स पढ़ा? नहीं पढ़ा अभी, चलो पढ़ लोगे। तो शेयर की बाइंग और सेलिंग में जो आप प्रॉफिट कमाते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल गेन टैक्स। गवर्नमेंट कहती है अगले 5 साल तक आपका शेयर की बाइंग और सेलिंग पे जो भी टैक्स आएगा वो जीरो। आप जितनी प्रॉपर्टी बाय करोगे उस एरिया में उस पर टैक्स जीरो। मकसद क्या है? मकसद है, गवर्नमेंट चाहती है कि छोटे शहरों को भी डेवलप होने का मौका मिले, छोटे शहरों के लोग बड़े शहरों में आप काम करने के लिए ना आए, इससे बड़े शहरों पर बोझ पड़ रहा है। तो जो छोटे शहरों में लोग हैं वो छोटे शहरों में ही रहें। बड़े शहरों में जब आते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का अगले पिछले मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है। जब डिमांड बढ़ जाएगी किसी चीज़ की, सप्लाई नहीं होगी, तो चीज़ों की प्राइसेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएंगी। वही घर, वही मकान जो पहले 20,000 रुपये रेंट में मिल जाता था, अब वो 50,000 रुपये भी नहीं मिल रहा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आ गए यहाँ पर। बात सुन लगी है? जिन हॉस्टलों में आप रहते हैं कितना कितना रेंट पे करते हैं? एक हॉस्टल में कमरे का रेंट कितना है? 25 से 30 हज़ार। यही हॉस्टल, यही कमरे, ठीक है, अभी कुछ साल पहले ये इनका ये रेंट जो होता था ना 2,000 रुपये होता था पर मंथ। ये 100 साल पहले की बात नहीं कर, कुछ साल पहले की बात कर। ठीक है, तो सीन क्या हुआ, कमरे तो वही है, सारा कुछ वही है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई और बाकी महंगाई के फैक्टर मिला मिलू के वो 2,000 से 25,000 रुपये पहुंच गए। समझ आ रही है? तो इस तरह से क्या हुआ कि जो लाहौर वाले लोग हैं उनके लिए भी चीजें क्या हो गई हैं? महंगी हो गई। क्यों? क्योंकि बाकी शहरों से लोग उठ के जब लाहौर में आते हैं तो लाहौर में हॉस्टल के कमरे तो उतने ही है जितने पहले थे। अब रातों रात लाहौर की जमीन एक्सपैंड तो नहीं ना होनी, बरकत मार्केट एक्सपैंड तो नहीं ना हो सकती। बात सुन लगी है? लाहौर दाएं बाएं फैल रहा है, ठीक है फैल ही जाए, लेकिन कॉलेज तो नहीं ना फैल रहे, कॉलेज तो उधर ही है, तो बच्चों ने एडमिशन भी उधर ही लेना है, तो फिर रहना भी उधर ही है। तो वहां पे फिर डिमांड बढ़ने की वजह से चीजें चूंकि उतनी ही हैं, तो उनका फिर क्या हो जाएगा? महंगी हो जाएगी। क्वालिटी बेहतर नहीं हुई, चीजें महंगी हो गई। बात समझ आएगी नहीं? अब इस बंदे से रिक्वेस्ट की जा रही है कि तुम क्या करो, बड़े शहर से निकल के छोटे शहर चले जाओ, हम तुमको पैसे देते हैं, अगले 5 साल तक तुम्हारा टैक्स फ्री है, अगले 5 साल तक तुम जमीनें बाई करो उस पर कोई टैक्स नहीं, शेयर बेचो सेल करो कोई टैक्स नहीं, वगैरह वगैरह। इसको कोई लॉलेज दिया गया और ये चला गया। This grant was in respect of relocation cost that AL had incurred in moving part of his business from outside local area. The grant is repayable in full unless AL recruit 10 employees locally by the end of 30 जून 2022। गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दी, गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई कि तुम चले जाओ पत्तों की, लेकिन पत्तों की से तुमने 10 बंदे हायर करने लोकली। ऐसा ना हो कि तुम लाहौर वालों को उठा के पत्तों की ले जाओ। वो गाला कढ़न गवर्नमेंट यार साड़ा की कसूर सी, कंपनी पत्तों की ले जाते तो पत्तों की से लोग ले लेते। ये हमें कह रहे हैं कि लाहौर में रहो और काम कहाँ करो? पत्तों की। मतलब पत्तों की से लोग आते हैं लाहौर काम करके रात को जाते हैं, हम लाहौर में रहते हैं, हम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं और रात को कहाँ से आ रहे हैं? रहने कितने लाहौर से? हालात चेक करो, ये तो कम पुठा हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाईजान आपने बंदे कहाँ से लेने हैं? पत्तों की से लेने हैं, क्योंकि ये पैसे आपको उसी वक्त मिलेंगे। पॉइंट समझ आ गया? गवर्नमेंट चलेगी पत्तों की, गवर्नमेंट ने जाके बंदे ढूंढना शुरू किए, पूरे पत्तों की में उनको बंदे नहीं मिले।
हूं। कंपनी कहती है जी हमारा काम यह है कि लोहे को पिघला के मोल्ड करके फलां सांचे में डालना है। पत्तों की हाल कर ना पाई, साढ़े को नहीं काम होंगे। ठीक है, सानू कहो कि टिकटॉक की वीडियो बनाओ बह के, 100 बिस्मिल्ला हाजिर हाँ। सुबह तो लैके शाम तक वीडियो बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन लोया पिघलाना, ये काम सिर्फ वीडियो में अच्छा लगता है, हमसे नहीं होगा ये काम। समझ लगी कि नहीं लगी? अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। एल इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिक्रूट एज अ लोकल स्किल बेस डज नॉट मैच द नीड्स ऑफ दी। कि बिजनेस का जो काम है वो पत्तों की में एक भी बंदा वो करने को राजी नहीं है। अब क्या करें? अब ये शिफ्ट हो गए, गवर्नमेंट ने पैसे भी दे दिए, गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दी कि सिर्फ कितने बंदे चूज करने हैं आपने, 10। और ये कारोबार वाला जो मालिक है पूरा पत्तों की घूम चुका है, उसको 10 बंदे नहीं मिले। अब क्या होगा? अब ये ग्रांट इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो उसकी एक ही कंडीशन थी और वो भी कंडीशन नहीं मीट हो रही। तो बच्चों ये वाली जो ग्रांट है ना, ये डेफर्ड ग्रांट के तौर पे रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। ये बात में लगी? मतलब जिस दिन पैसे मिले होंगे उस दिन तो एंट्री पास की होगी हमने। क्या एंट्री पास की होगी? बैंक डेबिट, डेफर्ड ग्रांट, क्रेडिट। लेकिन डेफर्ड ग्रांट का मतलब ये होता है कि ये कल को इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। हमें 30 जून वाले दिन फील हो रहा है कि ये इनकम में कन्वर्ट कोई नहीं होनी, ये इनकम में कन्वर्ट कोई नहीं होनी। तो है तो ये लाइबिलिटी, लेकिन ये वो वाली लाइबिलिटी है जिसका अल्टीमेट एंड क्या होगा? इनकम में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये तो इनकम में कन्वर्ट नहीं होगी, तो इसको एक और लाइबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ना है। इसको किस लाइबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ना है? ग्रांट पेबल के नाम से। क्या ये पॉइंट समझ रहा है? डेफर्ड ग्रांट भी लाइबिलिटी ही होती है, ग्रांट पेबल भी लाइबिलिटी ही है। इन दोनों में फर्क क्या है? डेफर्ड ग्रांट ने लाइब पे नहीं होना, डेफर्ड ग्रांट ने इनकम में ही कन्वर्ट होना है। लेकिन ये तो इनकम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ये अल्टीमेटली कहाँ जानी है? ये तो गवर्नमेंट के पास वापस जानी है। तो है तो ये लाइबिलिटी, लेकिन इस लाइबिलिटी की कैटेगरी चेंज कर देंगे। मेरी बात सुन लगी? क्रेडिटर भी एक लाइबिलिटी है और लोन भी एक लाइबिलिटी है, ऐसी ही ना? तो क्या क्रेडिटर को लोन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लोन को क्रेडिटर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, चाहे ओवरऑल नेचर सेम है लेकिन कैटेगरी डिफरेंट है। यहाँ पे डेफर्ड ग्रांट भी लाइबिलिटी ही है, लेकिन ये वो वाली लाइबिलिटी नहीं है जो पे करनी है। ये तो वो वाली लाइबिलिटी है जो इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। इस लाइबिलिटी से दूसरी लाइबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे। किस लाइबिलिटी में? ग्रांट पेएबल। क्योंकि अगर डेफर ग्रांट लिखा तो लोगों के दिमागों में ये गलत फहमी आ सकती है कि ये अगले 4 सालों में या 2 सालों में या 3 सालों में इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि ये कोई नहीं कन्वर्ट होने। तो लोग गलत फहमी का शिकार ना हो, इसकी कैटेगरी भी चेंज कर। समझ लगी? और बोलो तो सही। देखो अगर क्रेडिटर लिखा हो ना आपकी बैलेंस शीट में, क्या लिखा हो, तो इसका मतलब ये हम महीने बाद पैसे दे देंगे। लेकिन अगर लोन लिखा हो तो क्या इसका मतलब ये है कि महीने बाद पैसे दे देंगे? नहीं, इसका मतलब ये है कि 4-5 साल बाद पैसे देने जा। तो नाम से बंदे के दिमाग में कहानी कुछ और चल जाती है। सिर्फ नाम के चेंज होने से दिमाग में कहानी कुछ और चल जाती है। क्या यहां तक की बात समझ आ रही? तो डेफर ग्रांट लिखा होगा तो दिमाग में क्या कहानी चलेगी कि ये तो अल्टीमेट इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी, बल्ले बल्ले। अभी नहीं है इनकम, अगले 2 सालों में बन जाएगी। लेकिन अगर ग्रांट पेबल लिखा होगा तो क्या दिमाग में आएगा कि ये इनकम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ये गवर्नमेंट को वापस जाने हैं पैसे। ठीक है, तो अपने शेयर होल्डर को हमने क्लियर करना है कि ये कौन सी वाली कैटेगरी है। समझ लगी बात? अच्छा बच्चों, अब वो कहता है यही सवाल दोबारा करें। कैसे करें? यही सवाल आपने कहा, उसने कहा कि इंडायरेक्ट अप्रोच से करें। ये बात तो मैंने आपको समझा दिया, ये आप घर से कर सकते हैं बच्चों, क्या नहीं कर सकते? हाँ जी, ये आपने ट्राई करना है। नीचे सोल्यूशन दिया हुआ वरन आपने सॉल्व करके फिर बाद में सोल्यूशन देखना है। ये हुआ मेरा ख्याल है। मैं पूरी किताब सेंड करती अल्लाह ले। हाँ जी, और बुक बाय भी कर ली है मैं, तेरा सत्यानाश।
ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिया, इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा घर जाके। ग्रांट को रिकॉर्ड करने की दो अप्रोचेज हैं, एक अलाउड है, दूसरी अलाउड नहीं है। तो जो अलाउड ही नहीं है उसको पढ़ क्यों रहे हैं? अच्छा नहीं बच्चों, 1 2 3 4 5 तरह की एग्जाम्पल दी गई हैं। आपने बताना टाइम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इनकम रिलेटेड टू फॉलोइंग ग्रांट, कि कौन सी ग्रांट को कब इनकम बनाएंगे। पढ़ते जाए, बताते जाए, जल्दी करें। पहले वाले क्यों? दूसरी क्यों? अच्छा, तीसरी ये भी इनकम बन जाएगी। क्या पहले साल इनकम बन जाएगी? या तीसरी वाली ग्रांट पहले साल जितनी भी मिलेगी पहले साल इनकम बना लेंगे। किस एरिया में हो सकता है ये पर? अगर इंस्टॉलेशन के लिए उसके ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉलेशन के लिए दे दो, वो कॉस्ट का हिसाब आ जाएगा, तो फिर वो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फिर पहले साल में इनकम बन जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ किस सिनेरियो में पहले साल इनकम बन जाएगी? सर जैसे ये इंडिया का प्रोजेक्ट पहले साल इनकम बन जाएगी। नहीं, इसको हम ऐसे भी कॉस्ट एक्सपेंस इनकम तो नहीं बनेगी ना। जी ये तो एसेट्स के लिए है, ये तो उसकी इंस्टॉलेशन आगे एसेट की डिटेल दी है, लेकिन इंस्टॉलेशन का खर्चा प्रॉफिट लॉस में जाएगा तो प्लांट में जाएगा। प्लांट में जाएगा या फिर इंस्टॉलेशन का खर्चा प्लांट में ना जाना। लेकिन वो तो एक्सपेंस हो गया ना पहले से। वो एक्सपेंस कहाँ हो गया? प्रॉफिट लॉस में। इंस्टॉलेशन में 2 लाख रुपए का खर्चा है, ये 2 लाख रुपए कहाँ गए? अलग में जाएगा तो प्लांट में जाएगा। प्लांट में प्लांट की यहाँ प्लांट को वो पहले प्लांट की समझ लगा ठीक है सब। क्या गवर्नमेंट ने हमको प्लांट दिया है तो पैसे दिए, पैसे दिए तो नॉमिनल वाला पॉइंट कहाँ गया? चौथा पॉइंट तीसरे का नहीं क्या करना, तीसरे तो तुझे दसना मैंने तो तीसरे का क्या करना है? फ्यूचर की इनकम। जितने साल पुरानी की लाइफ है उतने साल ग्रांट की लाइफ। पुरानी की लाइफ कितनी है? 15 साल। तो ग्रांट की लाइफ क्या होगा? 15 साल। ये पहले साल इनकम नहीं बन सकती। चौथा, हाँ आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हमसे नहीं पूछेगी, तो क्या अगर गवर्नमेंट हमसे नहीं पूछेगी तो क्या इनकम बना ले? नहीं, ये बात नहीं। अब मैंने सूट पढ़ाया, अगर आपको याद हो कि गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए प्लांट बाय करने के लिए। प्लांट की लाइफ थी 4 साल। प्लांट की लाइफ कितनी थी? 4 साल। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा था कि 2 साल लगातार प्लांट चलना चाहिए, आपको याद? तो क्या हमने ग्रांट को फिर 2 साल में डिवाइड किया? डिवाइड हमने 4 साल में किया था। हालांकि 2 साल बाद गवर्नमेंट हमसे पूछ नहीं सकती, तो ग्रांट को डिवाइड हम 4 साल में ही करेंगे जितनी लाइफ है, चाहे गवर्नमेंट पूछे चाहे ना पूछे। समझ लगी बात? चौथा पॉइंट, गवर्नमेंट ने पैसे दिए कि लैंड दिए? गवर्नमेंट ने पैसे दिए। The grant was awarded to facilitate the acquisition of। अगर गवर्नमेंट के पास लैंड है तो गवर्नमेंट हमें लैंड दे रही है, तो एक्विजिशन ऑफ लैंड की बात भी लिखी हुई। पैसे
गवर्नमेंट में पैसे नहीं है, नहीं समझ आ रही, लैंड बलूचिस्तान में, ये वही वाला पॉइंट है कि गवर्नमेंट तो बलूचिस्तान में लैंड नहीं दे सकती, तो गवर्नमेंट तो ही नहीं जा सकती, गवर्नमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे दे रही कि तुम जाओ, बड़ी मेहरबानी। हाँ ठीक, अब आगे क्या लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, ये लाइबिलिटी है और इस लाइबिलिटी की लाइफ उतनी ही है जितनी लैंड की है, फैक्ट्री की बिल्डिंग, याद है कुछ कुछ। पांचवा, कंडीशन क्या है, तो ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है कि रिलेटेड टू एक्सपेंस है, ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, समझ लगी बात की, रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन, पहले वाला क्लियर है, ये कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, क्यों, ये देखो इंस्टॉलेशन के पैसे मिले हैं, लेकिन चूंकि प्लांट की लाइफ 15 साल है तो ग्रांट की लाइफ भी 15। अगला पॉइंट, अगर प्लांट पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो ग्रांट पे भी क्या होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा, ये बात याद रखनी है, ऐसा नहीं होगा कि इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा, ये बात भी नोट कर लें कि प्लांट पे जो डेप्रिसिएशन मेथड है ग्रांट पे भी वही डेप्रिसिएशन मेथड होगा, अगर प्लांट पे सम ऑफ डिजिट मेथड है तो ग्रांट पे भी सम ऑफ डिजिट मेथड होगा, अगर प्लांट पे आउटपुट मेथड है तो ग्रांट पे भी आउटपुट मेथड होगा, तो ये बात रहेगी। आप कहेंगे सर ग्रांट पे आउटपुट मेथड कैसे अप्लाई होगा, भाई वही नंबर जो आपने प्लांट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं उन्हीं नंबर को आप ग्रांट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर, पॉइंट समझ आ गया जी। अच्छा जी, ये देखो क्या लिखा हुआ, लैंड के एक्वाजिशन के लिए पैसे मिले थे लेकिन ग्रांट को किसके साथ कनेक्ट कर दिया गया, बिल्डिंग के साथ, ये भी लैंड के एक्वाजिशन के लिए पैसे मिले हैं लेकिन इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है, डेयरी फार्म के साथ, डेयरी फार्म की लाइफ कितनी है, तो ग्रांट की लाइफ भी कितनी होगी, लैंड के साथ कनेक्ट नहीं कुछ भी। फॉर गिवेबल लोन्स, फॉर गिवेबल लोन्स क्या होते हैं बच्चों, ये वो लोन होते हैं जो बड़े बड़े सियासतदान बैंकों से लेते हैं, बाद में माफ करवा लेते, ठीक है जी। इस तरह का भी केस आपने जिंदगी में सुना हुआ कि नहीं सुना हुआ, शायद आपके पैदा होने से पहले की बातें हैं, ये जो बड़े बड़े सियासतदान थे ना, ये खास तौर पे चौधरी बरादरान, चौधरी बरादरान जानते हैं? परवेज लाई और शुजात सैन, ये चौधरी बरादरान जो थे, ये 90s में इन लोगों ने बैंक ऑफ पंजाब से अन्नेवाह कर्जे लिए थे, ठीक हो गया, जरा ही कर्जे के नाम से कि पता नहीं कौन से कर्जे के नाम से इन्होंने कर्जे, उस वक्त ये गवर्नमेंट में थे तो, क्योंकि उस वक्त ये नून लीग में होते थे, तो इन लोगों ने कर्जे वगैरह बैंक ऑफ पंजाब से किसानों को दिलवाए, खुद भी इन्होंने ज़मीनें इनके पास थी तो ज़मीनों पे ये किसान के तौर पे इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया और कर्जे लिए अरबों रुपए में, और बाद में वो कर्जे कभी वापस नहीं किए, बैंक ऑफ पंजाब जो था वो डिफॉल्ट होने के करीब करीब था, ठीक है। उस जमाने में बैंक ऑफ पंजाब का ऑडिट हम कर रहे थे, जिस रात को हम रिपोर्ट साइन करने के लिए बैठे हुए थे ना, मुझे आज भी याद है, रात के तकरीबन 11:30 बजे थे, हम सारे वहाँ पे टीम पे मौजूद थे, तो बैंक ऑफ पंजाब का जो प्रेसिडेंट था ना, वो था हमीज खान, वो प्रेसिडेंट बैठा हुआ था और हमारी फर्म का पार्टनर बैठा हुआ, और वो जो प्रेसिडेंट जो था ना, वो गर्मा गर्म तकरीरें कर रहा था हमारे सामने बैठ,
मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलां जगह से पैसे आ जाएंगे, यूएसए के साथ हमारी डील चल रही है, चाइनीज गवर्नमेंट के साथ हमारे तो मुआहदे हो रहे हैं, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है, ये जितने भी पैसे हैं हम अरेंज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। ठीक है जी, बड़ी उसने रोबदार, बड़ी जानदार उसने तकरीरें की। ठीक है जी। हम सारे बैठ के ना उसको देख रहे हैं, हमारा पार्टनर भी देख रहा है। हमने ना फील किया कि हमारा पार्टनर जो है ना इसकी बातों में आ गया, और रिपोर्ट होने लगी है क्लीन। क्लीन समझते हैं कि भाई हमने सब कुछ देख लिया, सब ठीक है। उसने इतनी गर्मा गर्म जो तकरीरें की ना हमारे पार्टनर के लिए, इसलिए की कि वो क्या करे, रिपोर्ट कह दे कि सब ठीक है। हमारे पार्टनर्स की सारी बातें सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। उसने वेल डन, वेल डन, वेल डन करता रहा। और एंड पे जाके उसने मैं कहा कि भाईजान रिपोर्ट फारग कर दो, रिपोर्ट में बता दो कि नहीं जनाब, हमें इस के डाटा में यकीन नहीं है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। उस रात को 11:30 बजे इसका एक शेयर 125 रुपए का था। अगले दिन सुबह 9 बजे इसका शेयर 25 रुपए का, जब हमने रिपोर्ट जारी की। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? उस रिपोर्ट में मसला क्या था? यही मसला था कि अरबों रुपए के इन बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट साहब ने अरबों रुपए के एसेट शो किए हुए थे। एसेट कैसे? कि हमने भी कर्जा दिया है, वापस मिल जाएगा, तो वापस मिल जाएगा, हमारे पास क्या है, रिसीवेबल। हम कह रहे थे वापस कोई नहीं आना, इसको अपनी किताबों से डिलीट मारो, ये तुम्हारा एसेट नहीं है। तुमने जो अपनी बैलेंस शीट इतनी हैवी करके शो करवाई हुई ना कि तुम्हारे पास इतने खरबों रुपए के एसेट है, वो नहीं है। तो जिस वक्त तुम अपने एसेट डिलीट मारोगे ना अपनी किताबों से, तुम्हारे लॉसेस शो होंगे, क्योंकि तुम्हें एंट्री पास करनी पड़नी है, बैड डेट्स डेबिट और डेटर क्रेडिट। तो जब तुम एंट्री पास करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अपनी बैलेंस शीट में से एसेट उड़ाओ और अपने प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। वो कह रहा था नहीं, ये लोन हमने उनको दिया है, वो वापस नहीं कर पा रहे, कोई मसला नहीं है, हमें असिस्टेंस मिल जाएगी चाइना से, यूएसए से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये बंदा ये सारी बातें कर कर आके ना 2 दिन बाद भाग गया। ये उस वक्त ये दुबई फरार हो गया कि पता नहीं कहाँ फरार हो गया। फिर इसको, जो बाद में आने वाली गवर्नमेंट थी, इसको गिरफ्तार करके लाया गया। इसके ऊपर मुकदमे चले, ये पता नहीं कितने साल जेल में रहा, क्योंकि इसकी मिली भगत से चौधरी बरादरों को कर्जे दिए गए थे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो फिर उसी चौधरी बरादरान को इमरान खान ने अपने जमाने के आखिर में जाके सीएम की कुर्सी पे बिठाया। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो चौधरी बरादर पे आज तक कोई हाथ नहीं डाल सका, ना आर्मी, ना चीफ जस्टिस, ना नून लीग, ना पीपल पार्टी, और ना ही इमरान खान। अरबों खरबों रुपए के कर्जे किसने लिए? चौधरी बरादर ने। जेल में कौन सड़ा? ये। ठीक हो गया? उनको तो पकड़े नहीं जिन लोगों ने कर्जे ले लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में बैठ के बिल पेश किया, बिल पास करवा लिया, क्या जी वो कर्जे माफ। इसको क्यों रगड़ा लगा कि तुमने वो कर्जे अप्रूव कैसे किए? वो पार्लियामेंट में माफ करवा के बैठे हुए, ये पकड़ा गया कि तुमने साइन कैसे की। बात में लगी है? तो बड़े बड़े जो खिलाड़ी होते हैं वो बख्शे जाते हैं, छोटे छोटों की शामत आ जाती है। जो चीज लॉ के अंदर उन्होंने अप्रूव करवा ली, माफ, वही चीज अप्रूव करने पे एक बंदा जेल में बैठा 10 साल से। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? तो हालात कुछ इस तरह के। बहरहाल, forgivable loans are loans which the lender undertakes to waive repayment of loan under certain prescribed condition. A forgivable loan from government is treated as a government grant when there is reasonable assurance that the guarantee will meet the terms of the forgiveness of the loan. मतलब ये forgivable loan का कंसेप्ट होना चाहिए था कोरोना के जमाने में, कि गवर्नमेंट ने कंपनियों को कर्जा दिया इसलिए कि तुमने मुलाजमों को फारग नहीं करना, और अगर कोई कंपनी ने वाकई मुलाजमों को फारग नहीं किया तो गवर्नमेंट कहती कि हम तुमसे पैसे वापस नहीं लेंगे। ये लोन था लेकिन अब लोन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये कर्जा हमने तुमको दिया, तुमने आगे पब्लिक को दे दिया। तो चूंकि इसके बेनिफिशियरी पब्लिक है, तुम नहीं हो,
तो ये तुम्हारे पे कर्जा भी नहीं होना चाहिए। लॉजिक समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक हो गया। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। Until then, such a loan is treated as a liability in accordance with IFRS 9। तो कहता है फॉरगिवेबल लोन को लाइबिलिटी के तौर पर ट्रीट करेंगे जैसे हम डेफर्ड ग्रांट को ट्रीट करते हैं। अब पॉइंट ये है, आपको फर्ज करें गवर्नमेंट ने करोड़ का कर्जा दिया। क्यों दिया? कि आपने फला फला एग्रीकल्चर लैंड जो है ना उस पर फसलें काश्त करनी है 10 साल तक, और अगर आप 10 साल तक फसलें काश्त करते रहे, हमने आके देख लिया कि तुमने वाकई फसलें 10 साल तक काश्त की हैं, तो ये पैसे माफ। फिर तो ये पैसों की माफी समझ आती है। 10 साल तक वो आपकी किताबों में लाइबिलिटी होगी, 11वें साल में वो कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो वो फिर क्या बन जाएगी? वो गवर्नमेंट ग्रांट बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? वो ग्रांट है क्योंकि माफ होगी। यहां तक की बात बोलेगी। अब बच्चों ये एग्जांपल देखते हैं। ABC फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसीव कैश फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट फॉर ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर ए चिल्ड्रन वैक्सीन। चिल्ड्रन की वैक्सीनेशन बनाने के लिए हमने डिपार्टमेंट बनाया और कहा जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो ताकि वैक्सीन में किसी तरह का कोई मसला ना हो। एज पर द टर्म्स ऑफ द लोन, कैश रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट शैल बी वेव्ड। वो जो पैसे मिले हैं वो माफ कर दिए जाएंगे इफ द एंटिटी इज एबल टू डेवलप द वैक्सीन विद इन 3 years एंड सेल इट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 5 years। यहां तक की बात लगी। मतलब गवर्नमेंट ने, वो आपने नाम सुना है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, GSK, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी। फर्ज करो गवर्नमेंट ने फार्मास्यूटिकल कंपनी को अरबों रुपया दे दिए। अरबों रुपए इसलिए दिए क्योंकि चूंकि वो कंपनी है, तो कंपनी जो है वो खैराती इदारा तो नहीं है ना। कंपनी का एक मकसद है। मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो कंपनी तो प्रॉफिट कमाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी। मुफ्त में दवाइयां बांटने के लिए तो R&D नहीं ना करेगी। गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमसे 1 अरब रुपया ले लो, लेकिन आपके पास पढ़े लिखे बंदे मौजूद हैं, आपके पास रिसर्चर मौजूद है, आपके पास डॉक्टर मौजूद है, आप हमसे 1 अरब रुपया लो और ऐसी वैक्सीन बनाओ जिस वैक्सीन से बच्चों का भलाई हो सके। उनको नजर आ गया, देखो जी हमारा मकसद क्या है? पैसे कमाना। पैसे तो हमें गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट दे रही है कोई भलाई का काम करने के लिए, तो हम भलाई का काम भी कर देते हैं। हमें पैसे मिल गए, हमने काम शुरू कर दिया। अब वैक्सीन बनानी है, और वैक्सीन के बारे में उन्होंने क्या कहा कि तुमने वैक्सीन तो बनानी है, फिर अगले 5 साल तक फ्री भी बेचनी है, क्योंकि हमने तुम लोगों को इतना पैसा दे दिया है। ठीक हो गया? उन्होंने कहा जी हम अगले 5 साल तक फ्री भी बेच देते हैं। और बताएं, तो इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर 3 साल में वैक्सीन ना बन पाई तो वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, और 3 साल तक बन गई है, 5 साल तक आपने बेची नहीं, तो फिर भी पैसे देने पड़ेंगे। सिनेरियो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ब्रीफली एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दी अबव लोन। अब आप उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, आपने एंट्री पास करनी है, अब गवर्नमेंट से पैसे मिल गए, आप क्या करेंगे ये आपने बताना है। बच्चों ये हमारे लिए क्या है? ये हम कहेंगे ये फॉरगिवेबल लोन है। ये गवर्नमेंट ग्रांट उस तरह से नहीं है। ये हमारे लिए क्या है? फॉरगिवेबल लोन है। यहां तक की बात में लगी। एज अ रीपेमेंट शैल बी वेव्ड, क्योंकि उसकी रीपेमेंट माफ हो जाएगी। गवर्नमेंट ग्रांट में रीपेमेंट की बात होती नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट में बात क्या होती है? या तो बात होती है कि भाई इंप्लॉइज की ट्रेनिंग कर लो, हमसे पैसे ले लो, या प्लांट बाय कर लो, हमसे पैसे ले लो। क्या यहाँ पे इंप्लॉइज की ट्रेनिंग के पैसे दे रहे हैं? नहीं। क्या यहाँ पे प्लांट बाय करने के पैसे दे रहे हैं? दोनों पैसे नहीं दे रहे। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट उस तरह से नहीं जिस तरह से हमने पड़ी हुई है। ये कौन सी ग्रांट है? ये फॉरगिवेबल लोन वाली ग्रांट। ये वो वाली नहीं है जो हमने पड़ी हुई है। यहां तक की बात समझेगी। Under prescribed condition, it means ability to develop the vaccine within 3 years and still sell it for free of cost for 5 years. If there is reasonable assurance to meet the condition of waiver, then this forgivable loan shall be recognized as government grant from the outset. Outset से क्या मतलब? बज़ाहिर। उर्दू में लफ्ज भी इस्तेमाल होता है बज़ाहिर, तो हमें ऐसा नजर आ रहा था। ये इसका मतलब ही है। However, if there is expectation that it will take more than 3 years in the development, or there is expectation of selling the vaccine for a period before 5 years, the loan shall be recognized as a liability in accordance with IFRS 9। अब IFRS 9 जो है ना, ये आपने पढ़ना है कारपोरेट रिपोर्टिंग में।
कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में IFRS 9 ये कहता है कि इस तरह की जो अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होती है ना, उसको अपने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना। किस पे रिकॉर्ड करना होता है? फेयर वैल्यू पे। कि उस वक्त हमें अगर लोन वापस करना पड़ गया तो क्या इसके ऊपर कोई सूद भी पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर तो कोई सूद भी पड़ सकता है तो सूद भी शामिल करें। समझ रहे कि नहीं? जैसे बिजली का बिल अगर आपके ऊपर आ जाए और आपको पता हो कि 10 तारीख को जमा करवाएंगे तो इतना है, 10 से ऊपर चलेंगे तो इतना है, और आपको पहले दिन ही पता हो कि हम 10 तारीख को नहीं जमा करवा पाएंगे, तो सीधी सी बात है, फिर आपकी किताबों में लाइबिलिटी में कुछ जुर्माना भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता आप नहीं जमा करवा सकते। समझ आ गई बात? अच्छा जी। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आ गया कि मार्केट में अगर सूद पे कर्जा मिलता है 10%, लेकिन आपको कर्जा मिला 3% में, तो उस कर्जे को आपने कैसे ट्रीट करना है? द बेनिफिट ऑफ ए गवर्नमेंट लोन एट बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज ए गवर्नमेंट ग्रांट। तो उसको आपने कैसे ट्रीट करना है? ग्रांट के तौर पे, असिस्टेंस के तौर पे नहीं। क्यों? क्योंकि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप वैल्यू निकाल सकते हैं। असिस्टेंस वो चीज़ होती है जिसमें आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, एक टेक्निकल एडवाइजर गवर्नमेंट ने बिठा दिया आपकी हेल्प के लिए। जब भी कुछ चीज़ में मसला हो, कुछ चीज़ समझना हो, या आप फोन कर ले उसको, वो आपको एडवाइस दे देगा, यार ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो उस एडवाइस की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, उस एडवाइस की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। नहीं समझ रही? ठीक हो गया? The benefit of below market rate of interest shall be measured at the difference between the cash receipt under the government loan and the initial carrying amount of the loan measured and recognized in accordance with IFRS 9। वो कहता है अगर लोन 10% में मिलता तो क्या वैल्यू होती, और अगर लोन 3% में मिला है तो क्या वैल्यू हुई है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कैलकुलेट करें, वो आपकी ग्रांट है। मतलब अगर आप बैंक से नॉर्मल हालात में जाके कर्जा देते लेते तो लाख रुपए का सूद पड़ता, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के तहत आपने कर्जा लिया है तो 30,000 रुपये का सूद पड़ा है, तो बचत हुई है कि नहीं हुई? कितनी बचत हुई है? 70,000 की। तो 70,000 ग्रांट है, तो 70,000 को अपने ग्रांट के तौर पर ट्रीट करना है। तो यहां तक की बात लगी? The entity shall consider the condition and obligation that have been or must be met when identifying the cost for which the benefit of the loan is intended to compensate। कंडीशन क्या है वो आपने देखनी है। कंडीशन ये है कि बंदा ना फारग हो, अगले 8 महीने 9 महीने तक लॉकडाउन है, आपने बंदा नहीं फारग करना। तो अगर वो कंडीशन आप मीट कर सकते हैं तो ये ग्रांट है, लेकिन अगर आप वो कंडीशन मीट नहीं कर सकते तो ये पहले दिन से ही लोन है, तो ये ग्रांट पेएबल बन जाएगी। यहाँ तक की बात लगी बच्चों? अब एग्जाम्पल देखते हैं। On year जनवरी 2023, MZ Limited receive a loan under government support scheme whereby the loan is 1,00,000 रुपए is provided at a markup of 5% per annum। मार्केट रेट क्या है? 12%। The loan is for immediate financial support and is repayable on 31 दिसंबर 2023। MZ Limited is reminder initial carrying amount of the loan in accordance with IFRS is 93,750 present value। ठीक है जी। अब बच्चों ये कैसे निकाला, ये जरा समझते हैं। आपने क्यूएम पढ़ी हुई है ना? क्यूएम याद है कि नहीं याद? तो बोलो तो सही। देखो बच्चों, आपने क्यूएम में फार्मूला पढ़ा था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r की पावर n, याद है? अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये बात क्या कर रहा है। वो कहता है देखो, एक्चुअल में हो ये रहा है, आज आपको कर्जा मिला है 1,00,000 रुपया। कितना कर्जा मिला है? आपने 5% रेट लगा के पैसे वापस करने हैं, तो आपकी फ्यूचर वैल्यू बनेगी 1,05,000 रुपया। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? क्लियर है ना? अगर यही पैसे आपने नॉर्मल हालात में बैंक को वापस करने होते, तो बैंक क्या आज आपको नॉर्मल हालात में 1,00,000 रुपया देता? सोचो जरा। ज्यादा पैसे दे देगा, कम पैसे देता? कम पैसे देता। नहीं समझ आई बात? क्योंकि बैंकों का नॉर्मल हालात में रेट कितने परसेंट है? 12% है। पैसे तो हमने 1,05,000 ही देने हैं, और उस सूरत में हमें कितने पैसे देने हैं? उस सूरत में भी 1,05,000 देने हैं, लेकिन आज हमें मिले कितने हैं? 1,00,000। नॉर्मल हालात में 1,00,000 कभी ना मिलता हमें,
नॉर्मल हालात में कितने पैसे मिलते, वो निकाल लेंगे बच्चों। कैसे निकालेंगे? फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 1,05,000। यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों? बोलो तो सही। हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता, मार्केट का रेट लगाएंगे कितने परसेंट है? 12%। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 93750। क्या मतलब है कि आज अगर नॉर्मल हालात में किसी बैंक से जाके कहते कि हमें इतने पैसे दे दो कि साल बाद हमसे 1,05,000 ले लेना, तो बैंक हमें कितने पैसे देगा? 93,750 रुपये देगा। लेकिन गवर्नमेंट इसी कंडीशन पे हमें 1,00,000 रुपए दे रही है। तो गवर्नमेंट ज्यादा दे रही है कि कम दे रही है? गवर्नमेंट ज्यादा दे रही है। तो जितने पैसे वो ज्यादा दे रही है वो गवर्नमेंट ग्रांट है। यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों? हम क्या एंट्री पास करेंगे? पैसे आ गए। कितने आ गए? 1,00,000। लेकिन असल में हमारे सर पे कर्जा कितना है? 93,750 का है। अगर हमने नॉर्मल बैंक से जाके कर्जा लिया होता तो आज की तारीख में हमारे ऊपर कर्जा कितना है? 93,750। हमें बचत कितनी हुई है आज की तारीख में? 6,250 की बचत हुई है। ये क्या है? ये बेसिकली आपकी डेफर्ड ग्रांट है। ये आपकी क्या है? ये डेफर्ड ग्रांट है। ये आपकी इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी वक्त गुजरने के साथ साथ। यहां तक की बात समझ लगी? हाँ, अगर ये इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे मिली है जैसे कि ऊपर सवाल में बताया हुआ है, बताया हुआ ना, तो ये पहले दिन ही इनकम बन जाएगी। क्या ये बात समझ लगी? नहीं समझ लगी? क्योंकि उसने बताया है कि ये कर्जा दिया गया इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे। अगर मेरी बात सुन लो, अगर तो गवर्नमेंट आपको 1,00,000 रुपए दे रही है ना, गवर्नमेंट आपको 1,00,000 रुपए दे रही है फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, तो 1,00,000 सारे का सारा ही ग्रांट है। 1,00,000 सारे का सारा क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी वापस नहीं लेना। लेकिन गवर्नमेंट ऐसी हरकत कर नहीं रही। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम पैसे वापस लेंगे, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं लेकिन हम तुमसे पैसे वापस लेंगे। हाँ, मार्केट में सूद क्या है? 12%। हम तुमसे 12% नहीं चार्ज कर रहे, हम तुमसे 3% या 5% चार्ज कर रहे हैं। यहां तक की बात समझ लगी है? तो इसका मतलब है 1,00,000 जो मिला है, क्या ये सारी की सारी ग्रांट है? नहीं। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर एहसान कितना किया है। अगर तो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ₹1,00,000 का एहसान किया है तो ₹1,00,000 ही ग्रांट है। लेकिन गवर्नमेंट हमारे ऊपर ₹1,00,000 का एहसान नहीं कर रही। गवर्नमेंट हमारे ऊपर ₹6,250 का एहसान कर रही है। तो वो 6,250 हमारे लिए क्या बन जाएगा? वो ग्रांट है। और लॉजिक समझ आ रही है? अच्छा जी। अब हमारे सर पे कर्जा कितना बचो? 93,750। अब साल गुजरेगा, साल गुजरेगा तो 93,750 पे हम 12% सूद लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट के हिसाब से कितना लगना था? 12% लगना था। हम 12% सूद लगाएंगे तो बेटा सूद कितना बन जाएगा? 11,250। और फिर कर्जा भी वापस करना है हमने, कितना बन जाएगा? 93,750। तो हमारी जेब में से पैसे कितने निकलेंगे? 1,05,000। क्योंकि सच्ची मुच्ची हमने गवर्नमेंट को पैसे कितने देने हैं? 1,05,000 देने। हमने तो गवर्नमेंट को 1,05,000 ही देना ना। हम ऐसा भी कर सकते थे कि सर जी 1,00,000 रुपए मिला है, 1,00,000 रुपए कैश डेबिट और लोन क्रेडिट, साल बाद पैसे देने 1,05,000। कैश क्रेडिट कितने से? 1,05,000 से। और लोन डेबिट कितने से? और 5,000 से क्या? इंटरेस्ट। कि हमें असल में सूद 5,000 पड़ रहा है। ये हम नहीं कर रहे। हालांकि ये बात सादा सी थी, ये बात आसानी से समझ भी आ रही है कि सर नट शल यही है ना, ₹1,00,000 लिया है, 1,05,000 वापस किया, 5,000 का सूद है। ये स्टैंडर्ड कह रहा नहीं, 5,000 का सूद नहीं। आज की तारीख में गवर्नमेंट ने आपके ऊपर एहसान किया है। वो एहसान कितना किया है? वो एहसान निकालो। वो हमने एहसान निकाला पहले। वो कितना? 6,250। तो फिर डेफिनेटली सूद में वो एहसान शामिल हो जाएगा। वैसे सूद कितना होना चाहिए था? 5,000। अब सूद कितना पड़ रहा है? 11,000। ये 11,000 क्यों हो गया?
वो 6250 का जो एहसान आज निकाला ना, वो एहसान भी उसमें शामिल हुआ है। नहीं समझ आया? अब बोलो तो सही। समझ लगी ना कि आज का एहसान अलहदा और वक्त गुजरने की वजह से आपको जो सूद पड़ेगा वो अलहदा। तो इनकम है ना, ये 6250 हमारी इनकम है। इंटरेस्ट के साथ इसको दोबारा से पे बैक करना है, हाँ, तो हमारी, क्योंकि ये जो सूद है ना, सूद का ताल्लुक होता है टाइम के साथ। और ये लोन हमने आज लिया तो आज ही वापस करना है? नहीं, साल बाद। तो टाइम के साथ कनेक्टेड है ना ये। तो अगर ये 2 साल बाद देना होता तो क्या 1,05,000 ही देना होता? नहीं, डेफिनेटली बढ़ जाता। क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें 5% रेट दिया है, टाइम नहीं दिया। जितना लटकाते जाएंगे उतना सूद बढ़ता जाएगा। तो ऐसा खर्चा जो वक्त के साथ कनेक्टेड है वो सूद होता है। तो सूद ज्यादा रिकॉर्ड करें है। नहीं देखो ना, अगर देखो उसने, गवर्नमेंट ने हमारा भला किया तो है ना, कि नहीं किया? हमें पैसे ना मिले होते हमारी फैक्ट्री चल सकती थी। इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब ही क्या है? कि हमारी फैक्ट्री नहीं चल सकती, पैसे दोगे फैक्ट्री चलेगी। नहीं बात समझ आ रही? आपके दिमाग में एक आइडिया है कि सर मैं ये कारोबार कर सकती हूँ, लेकिन अब नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? पैसे ही कोई नहीं। गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है क्योंकि आपका आइडिया बड़ा अच्छा है। तो आप कुछ कमा पाई हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा जरिया कौन बना है? गवर्नमेंट बनी है। तो आप कल को कह सकते कि तुम ना भी होते तो मैं कुछ कर ही लाना सी। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए हैं, वो वापस ले लेगी, लेकिन आपको पैसे मार्केट के हिसाब से सस्ते करके दिए हैं। वो जितने सस्ते दिए हैं वो आपके लिए क्या है? गवर्नमेंट ने आप पे एहसान किया है। तो आप उस एहसान को मानो। मुझे पता है दिमाग में यही आ रहा है कि सर ये सीधी सीधी कैलकुलेशन है। ₹1,00,000 दिया है, 1,05,000 वापस ले लिया है, सूद कितना बनता है? 5,000। स्यापा क्या है उसमें? आप एहसान नहीं मानती गवर्नमेंट। समझ आ रही कि नहीं आ रही? गवर्नमेंट कहनी मेरा एहसान मानो। तो आप बताएं, एहसान मानना है कि नहीं मानना? तो ये जो 6,250 निकाला, ये क्या है? ये पहले दिन हम एंट्री में एहसान मान रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर इतना एहसान किया है, चाहे बाद में सूद में हम शामिल कर रहे हैं। तो ये वो एहसान है जिसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, और ये वो नुकसान है जो टाइम के साथ कनेक्टेड है। फर्क ये है। हम चाहते तो 5,000 का सूद रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन बाद में किसी ने मानना नहीं था। लोगों ने कहना था मार्केट रेट 12% चल रहा है, तू सूद कैलकुलेट किया था 5% हिसाब में। ये कैसे किया? समझ आ रही बात की? तो ये स्यापा पड़ जाना। चलो जी, आज के लिए इतने काफी, कल इंशाल्लाह से आगे कंटिन्यू करेंगे।